सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बायोलॉजी लेसन फर्स्ट, जैव प्रक्रम। कल हमने पोषण डिस्कशन किया था, आज पोषण के प्रकार। जनरली तौर पे आप जानते हैं पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्वपोषी या स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषी या परपोषण। स्वपोषी या स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इसका अगर रिएक्शन देखा जाए तो बहुत आराम से देखिएगा। वायुमंडल से हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों द्वारा लाए गए जल की सहायता से किसकी उपस्थिति? सूर्य के प्रकाश। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। और पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जिसे हम क्लोरोफिल या हिंदी में कहा जाए पर्णहरिम कहते हैं। उसकी उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा लाए गए जल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो यहाँ पे परिवर्तित कर रहा है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और एक गैस निकलती है यहाँ से, कौन सी गैस? ऑक्सीजन, जिसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। और ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों की पत्तियां, जिसे हम पौधों का रसोई घर या किचन भी कहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए जितने हरे पौधे होते हैं सब के सब क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या स्वपोषण। अब इस फिगर में अगर देखा जाए, ये सूर्य का प्रकाश है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण है। सूर्य का प्रकाश लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम और सौर ऊर्जा के द्वारा ग्लूकोज के रूप में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसको अगर संतुलित किया जाए तो हर जगह 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये प्रोसेस था। आगे बढ़े, अगर नीचे क्या दिख रहा है आपको? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां क्या हो रहा है? अब जो भोजन तैयार हुआ है उस भोजन को श्वसन की प्रक्रिया द्वारा इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो भोजन स्टार्ट हुआ ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीकृत होगा तो ये कन्वर्ट कर लेगा वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और इसके साथ साथ ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। इसके साथ साथ क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गोट है जिसे हम बकरी कहते हैं या बकरी कहते हैं। वो पौधों को क्या कर रही है? भोजन या ग्रहण करने का कार्य कर रही है। फिर ये इनके आमाशय में जाते हैं, जहाँ पर जा करके ऑक्सीजन जो श्वसन द्वारा हम ग्रहण करते हैं उनके द्वारा ये ऑक्सीकृत होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और जल इनमें शेष रह जाता है तथा रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये अमीबा में पोषण है। ये अमीबा में पोषण है और एक परपोषी पोषण है। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अमीबा का फिगर है। ये एक प्रकार का अमीबा है जिसमें ये जो देखिए ये भोजन के कण है, ये भोजन का कण है। और जैसे ही भोजन का कण पास आता है ये अंगुली सदृश रचना बनाते हैं। इस अंगुली को ध्यान से देखिएगा, ये इस अंगुली को ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह की रचना यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये है ना, अगर यहाँ पे हमने अंगुली रख दिया तो देखिए वो जो संरचना बाहर उभरी हुई थी वो अंदर की तरफ चली जाती है। इस प्रकार की प्राप्त संरचना को क्या कहते हैं? कूटपाद। कूटपाद, इसके द्वारा अमीबा चलन या गमन भी करता है और भोजन के कण को अपनी तरफ खींचने का भी कार्य करता है। फिर जैसे ही भोजन के कण को खींच लेता है
फिर भोजन के कण कहाँ चले जाते हैं? खाद्य धानी में, और खाद्य धानी में जाकर क्या करते हैं? भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। फिर जैसे ही भोजन पाचित हो जाता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी? अवशोषण। और अवशोषण के द्वारा वो वहां पे हर कोशिकांग में, हर कोशिका तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण होगा, और उससे एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस चित्र की सहायता से अमीबा में पोषण होता है। बना लीजिएगा। विषम पोषण या विषम पोषी पोषण। जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर भी सकते तो उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पिगमेंट नहीं है, जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरिम कहते हैं। ये जंतुओं के पास नहीं पाया जाता है। इसलिए तो पहली कंडीशन क्या है? वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, और दूसरा पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इसलिए वो ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है, जो निर्माण किया जाता है, उसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीव विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु, जितने जंतु हैं एक्सेप्ट यूग्लिना को छोड़कर। यूग्लिना में पर्णहरिम पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी सभी जंतु, कवक के अंदर पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए वो भी भोजन के लिए किसी और पौधे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब देखो, विषमपोषी में देखा जाए तो विषमपोषी आपके मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम विषमपोषी की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा कौन कौन से विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी बहुत ध्यान से देखिएगा कौन कौन से होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। बहुत ध्यान से देखिए तो वे सभी जीव जो शाक, झाड़ियां, फूल, पत्ती या जड़ का सेवन करते हैं, वे सभी जंतु जो शाक, झाड़ियां, फूल, पत्ती या जड़ का सेवन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जैसे गाय, हमारे जितने पालतू जंतु हैं बेटा, जितने हमारे पालतू जंतु हैं, सभी के सभी लगभग क्या होते हैं? शाकाहारी। गाय, भैंस, बकरी, मोस्टली दूध के लिए इन तीनों को ही हम क्या करते हैं? पालने का कार्य करते हैं। तो ये तीनों शाक, झाड़ियां, फूल, पत्ती, जड़ को क्या करते हैं? खाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं। दूसरा मांसाहारी, जो केवल और केवल क्या खाते हैं? किसी जंतु का मांस। जो केवल और केवल किसी जंतु का मांस खाते हैं, उन सभी जंतुओं को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो ये हो गया आपका क्या? मांसाहारी। जैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मांसाहारी देखा जाए, शेर, चीता, बाघ, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ मांस का क्या करते हैं? सेवन करने का कार्य करते हैं। बाकी ये शाक, झाड़ियां या फूल पत्तियां नहीं खाते। थर्ड नंबर पे कौन आता है? सर्वाहारी का मतलब मांस प्लस हरे पौधे। या फिर इसको दूसरे टर्म में देखा जाए तो मांस का मतलब क्या हो जाएगा? मांसाहारी।
मांस का मतलब क्या हो जाएगा? मांसाहारी प्लस शाकाहारी, मांसाहारी प्लस शाकाहारी। जो मांस का भी सेवन करे और साग सब्जियों का भी सेवन करे उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और आपको पता है ऐसा सबसे बड़ा जो जंतु है वो कौन सा होगा? मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मांस का भी सेवन करता है और हरे पौधों या पौधों से जब बने हुए जितने भी भाग होते हैं सभी पदार्थों का सेवन करने का कार्य करता है। और जितने छोटे से लेके बड़े मांसाहारी जीव होते हैं सभी को मनुष्य आसानी से क्या करता है? अपने पेट का निवाला बनाने का कार्य करता है। तो इसलिए एग्जाम्पल सबसे बड़ा ही ले लिया गया मनुष्य। आप देखते होंगे चाइना वगैरह में चींटी के नमकीन बनाए जाते हैं, तो वहां से लेके जितना भी बड़ा जीव होगा वो सारे जीवों को मनुष्य क्या करता है? खाने का कार्य करता है। तो ये कंडीशन हमें कहाँ पहुंचाती है? सर्वाहारी। नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगर देखें, इसके बाद अगर देखें तो कौन सा टॉपिक है? पाचन। अगला टॉपिक है हमारा पाचन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। पाचन, जिसको और क्या कहते हैं? डाइजेशन। जटिल व अघुलनशील। परिभाषा अगर देखी जाए डबल यूनाइटेड कामा में ले लीजिएगा। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। जो आपके जटिल हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? सरल में। जो जटिल हैं वो परिवर्तित होंगे किस में? सरल में। और जैसे एक कंडीशन देखी जाए, स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 ब्रैकेट के बाहर मान लें। और ये सरल में जा रहा है ग्लूकोज, ये सरल में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए C6H12O6। तो यहां से ये कंडीशन आती है कि जो आपके जटिल है वो सरल अणुओं में टूटने का काम करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड, उसे को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और अगला क्या है? अघुलनशील। अगला क्या है? अघुलनशील। जो पदार्थ घुलनशील नहीं है, अघुलनशील, जो पदार्थ घुलनशील नहीं है वो भी पाचन के थ्रू क्या करते हैं? घुलनशील रूप में परिवर्तित होने का कार्य करते हैं। यही पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? पाचन। और इसके लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, पहला भौतिक है और दूसरा रासायनिक। भौतिक का मतलब क्या होगा? जैसे खाने को हमने बना लिया वो भौतिक प्रोसेस है, फिर हमने हाथ से उठाया मुंह में डाला वो भौतिक प्रोसेस है, इसके बाद मुंह में दांत, जीभ, लार ये सब अपने कामों को कर रहे हैं वो भौतिक प्रोसेस है। इसके बाद वो आपके जाके अमाशय में क्या करता है? इकट्ठा होने का कार्य करता है। यहां तक जो भी प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस या भौतिक प्रक्रिया। अब यहाँ अमाशय में भोजन जाके जब इकट्ठा हो गया और यहाँ से जो भोजन का पाचन हो रहा है उस पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली टॉपिक है हमारी, अगली टॉपिक है हमारा मनुष्य की आहार नाल में पाचन। मनुष्य की आहार नाल में पाचन। मनुष्य की आहार नाल में पाचन अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। जो मुख गुहा है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में। और मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार। और लार में कौन सा एंजाइम होता है बेटा? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो मुख से ही
भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। या टाइलिन एंजाइम का काम ही है कि बड़े जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या किया जाए, तोड़ा जाए। बाद में भोजन आहार नाल, जो कि मुख से गुदा तक फैली हुई है, एक लंबी नली है कि विभिन्न अंगों में से होता हुआ आगे बढ़ता है तथा धीरे धीरे पचाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप भोजन लेह के समान हो जाता है। इन क्रियाओं के लिए आहार नाल की दीवार में क्रमाकुंचन गति होती है, जो भोजन को आगे बढ़ाती है तथा अमाशय में इसे पीसती है और पाचक एंजाइम को मिलाती है। आहार नाल की श्लेष्मिक कला में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है। पाचक ग्रंथियां पाचक रस बनाती है। इन पाचक रसों में एक या अधिक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन के घटकों को पचाने में सहायता करते हैं। अब एंजाइम किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जटिल अणुओं को क्या करते हैं, सरल अणुओं में। वे रासायनिक पदार्थ जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, वे ही एंजाइम कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए, उसी के बारे में नीचे कहा है जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। जैसे ही भोजन हमारे मुख गुहा में प्रवेश करता है, तुरंत दांत अपने काम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और वो भोजन के बड़े कणों को चबाने का कार्य करते हैं, जिससे हम चबाकर उन्हें छोटे कणों में क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको बताया लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन या स्लेवरी एमिलेज एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है या फिर सैल्वरी एमाइनेज एमिलेज एंजाइम होता है, या जटिल अणुमंड जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। जटिल अणुमंड जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड पर क्रिया करके उसे सरल अणु शर्करा किसमें, ग्लूकोज में बदल देते हैं। भोजन लेई सा होकर जब उसमें लार मिल जाती है तो भोजन जो आपका बनता है वो किस तरह बनता है, लुगदी के समान आकृति दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेई। फिर लेई सा होकर ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में से होकर अंत में अमाशय में पहुंचता है, और अंत में क्या करता है, अमाशय में पहुंचकर इकट्ठा हो जाता है। बस इसी को फिगर के द्वारा समझाया गया है नीचे, बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। देखिए ये प्रोसेस है हमारा। ये सबसे पहले जीवा जो क्या करता है, लार। जीवा लार को भोजन में क्या करता है, मिलाने का कार्य करता है। ये पूरा इलाका जो है वो जीवा है, और ये आपका मुख है जिससे हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और ये जीवा जब इस भोजन को यहाँ मुख में लार में मिला दी जाती है तो वहीं पर एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे क्या कहते हैं, टाइलिन। और ये टाइलिन एंजाइम उस जटिल अणु को, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि मंड पाया गया और मंड को हमने टाइलिन एंजाइम ने क्या किया, शर्करा का मतलब कौन सी शर्करा, ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य किया। मतलब ये हमारे मुख में ही मंड ग्लूकोज में परिवर्तित होने का कार्य करता है। पुनः क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है क्रम से आकुंचन, जो भोजन में फिसलने का गुण पाया जाता है, और वो ये फिसल करके
ग्रसिका से होते हुए डायरेक्ट आते हैं किसमें? अमाशय में। डायरेक्ट आते हैं अमाशय में, और अमाशय को और क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रह। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रह। अमाशय में भोजन आकर के क्या होता है? इकट्ठा होने का कार्य करता है। फिर आप देख रहे हैं ये डायाफ्राम पाया जा रहा है। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तब डायाफ्राम की उपयोगिता होती है, और उसी के द्वारा आप देखते हैं छाती ऊपर उठती है और फिर अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पित्ताशय। ये पूरा का पूरा पित्ताशय कहलाता है, जहां पित्त का क्या होता है? भंडारण। जहां पित्त का क्या होता है? भंडारण। यकृत से पित्त निकलता है। कभी भी भूल के भी मत लिखेगा। आपसे अगर पूछ दिया गया पित्त का स्त्राव कहां से होता है, तो ये मत लिखेगा कि पित्ताशय से होता है, नहीं। पित्त का स्त्राव यकृत से होता है। स्टोर कहां होता है? इकट्ठा कहां होता है? जैसे कोई चीज आप लेके आते हो तो घर में एक स्टोरेज रूम बनाते हैं, और उस स्टोरेज रूम में उस वस्तु को वहां पे रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वहीं से उसको इकट्ठा किया। ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? इस यकृत से, और यकृत से निकलने के बाद फिर इस पित्ताशय में यकृत से पित्त निकलता है, पित्त रस, और इकट्ठा होता है कहां पे? पित्ताशय में। अर्थात पित्ताशय को क्या कहते हैं? भंडार गृह। पित्ताशय को क्या कहते हैं? भंडार गृह, जहां पे हम पित्त रस को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। जबकि जो निकलने की प्रक्रिया है, अस्त्रावित होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपकी कहां से हो रही है? यकृत से। तो इस तरह से ये पित्त रस इस पित्त नलिका की सहायता से कहाँ आएगा? अमाशय में। और अमाशय में आकर के पित्त रस में बहुत ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम अमाशय में भोजन को धीरे धीरे क्या करते हैं? पचाने का कार्य करते हैं। और यहाँ नीचे रोल देखा जाए तो ये अग्नाशय होता है, जिसको जो पत्ती के समान रचना पाई जाती है, इसको इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं। यहाँ से भी एंजाइम का स्त्राव होता है, और ये एंजाइम वापिस आते हैं कहाँ? अमाशय में। तो इस प्रकार भोजन अमाशय में जो इकट्ठा हुआ है वो पित्तरस और असंख्य एंजाइमों या ढेर सारे एंजाइमों की सहायता से इस अमाशय में क्या होता है? पचने का कार्य या उसके पाचन की प्रक्रिया होती है। फिर जब वो पाचित होकर के बहुत सरल अणुओं में, बहुत सूक्ष्म अणुओं में टूट जाता है, तो टूटने के बाद फिर वो आगे चलता है कहाँ पे? आप अगला स्ट्रक्चर अगर देखें तो आंत है, एक छोटी आंत है, और दूसरी कौन सी है? बड़ी आंत। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और बृहदांत्र को क्या कहते हैं? बड़ी आंत। तो इस तरह से दो प्रोसेस है आगे। एक आपकी छोटी आंत है और दूसरी बड़ी आंत है। जो अंदर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो छोटी आंत है, और जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है? बड़ी आंत। तो भोजन की जो पचने की प्रक्रिया है वो आपके इसी छोटी आंत में होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा। फिर वहीं से भोजन को क्या किया जाता है? अवशोषित करने का कार्य करते हैं। और जो आपका शेष अपचा भोजन होता है वो यहाँ से चल करके यहाँ से नीचे आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। जो हमारा शेष अपचा भोजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मल। जो हमारा शेष अपचा भोजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मल। और ये मल को और क्या कहते हैं? विष्ठा। जो ठोस रूप में पाया जाता है और द्रव से युक्त होता है, वो विष्ठा अपचे भोजन के रूप में होता है। और इस गुदा द्वार द्वारा या मल द्वार के द्वारा हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसको परिशेषिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी भोजन के कण यहाँ आकर क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भोजन के कण आकर इस परिशेषिका पर या अपेंडिक्स पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन के कण यहाँ पर इकट्ठा होने के कारण और वो पाचित नहीं हो पाते हैं, और परिशेषिका को कुछ मोटे आकार में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में हमेशा दर्द होता है। और हम अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वहाँ पे यही निकल कर के आता है कि अपेंडिक्स हमारी थोड़ी सी क्या है? बढ़ गई। एक्चुअल में अपेंडिक्स नहीं बढ़ती है, बढ़ता क्या है? जो विपरीत परिस्थितियों में या किसी कारणवश यहाँ पे भोजन के कण इकट्ठा होते हैं,
या रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, उन्हीं भोजन के कणों के कारण आपकी जो अपेंडिक्स होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका पाचन तंत्र में कहलाता है। देखते इसी का ये मनुष्य की लार ग्रंथियां, मनुष्य की लार ग्रंथियों की स्थिति है कि लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एक कर्णमूल ग्रंथि, एक अधोहनु ग्रंथि और दूसरी जिह्वा ग्रंथि। इन्हीं तीनों से मुख में क्या होता है, लार अस्त्रावित होने का कार्य करता है। पहला क्या है, कर्णमूल ग्रंथि। कर्ण मतलब कान, कान के नीचे, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो जड़ का मतलब कौन सी संरचना होगी, नीचे वाली। तो कान के नीचे एक प्रकार की ग्रंथि नुमा संरचना पाई जाती है, जहां से लार का क्या होता है, मुख में अस्त्राव होने का कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्णमूल ग्रंथि। दूसरा अगर देखा जाए, जो हमारी ये हनु से हनुमान, जब हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपने मुंह में ग्रहण किया था और मुंह को बंद कर लिया था, तो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ था वो हनु मतलब इसे घोड़ी जो बोलते हैं, इसी पर इंद्र के वज्र या इंद्र की गदा के द्वारा प्रहार किया गया, जिसके कारण उनका मुख खुला और वहां से सूर्य देवता क्या किए, बाहर आने का कार्य किए। तो वहां उसके पाए जाने के कारण ये अधोहनु ग्रंथि वहीं से ली गई है, उस प्रोसेस से ली गई है। हनु मतलब दौड़ी के ऊपर की जो ग्रंथि है वो आपकी अधोहनु ग्रंथि कहलाती है, और जो मुख में लार का क्या करती है, अस्त्राव करने का कार्य करती है। तीसरा जिह्वा ग्रंथि, जिह्वा जहां से अटैच होती है या जुड़ी होती है, उसके नीचे भी एक ग्रंथि पाई जाती है, वहां से भी लार का अस्त्राव होता है। तो ये 3 ग्रंथियां मिलकर के कर्णमूल, अधोअनु और जिह्वा, तीनों के तीनों मिलकर के मुख में लार की मात्रा को हमेशा बनाए रखते हैं। और आप जानते हैं, न सिर्फ भोजन पचाने के लिए बल्कि हमें बोलने के लिए भी लार की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा मुंह कभी भी खाली नहीं होता है, कभी भी सूखा नहीं होता है। हमेशा ये 3 ग्रंथियां मिल करके लार को क्या करती हैं, अस्त्रावित करने का कार्य करती रहती हैं। देखिए से का चलिए देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अलग अलग कंडीशंस हैं आमाशय में पाचन। आमाशय को हमने क्या किया, स्टोरेज रूम नाम दिया, क्योंकि वहां पे भोजन क्या करता है, आकर के इकट्ठा होने का कार्य करता है। संग्राहक, आमाशय को और क्या कह सकते हैं, संग्राहक, संग्रह करने वाला भाग या जहां पे इकट्ठा होता है। तो आमाशय में क्या होता है, लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है। आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन क्या करता है, पीसता रहता है। जैसे आप देखते होंगे चक्की वगैरह क्या करती है, चलती रहती है। तो उस प्रक्रिया के द्वारा हम गेहूं को पीसते हैं और यहाँ भोजन को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। साथ ही विभिन्न एंजाइम्स के कारण होता है, और इसमें बहुत ढेर सारे एंजाइम्स क्या किए जाते हैं, मिलाने का भी कार्य करते हैं। भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने, जठर ग्रंथियों से निकला जठर रस भी इसमें मिलता रहता है। तो क्या क्या मिला, क्रमाकुंचन गति के कारण उसका पिसना हुआ, और दूसरा उसमें एंजाइम मिले, और ये जठर रस मिला जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो क्या करता है, अम्लीयता को दूर करने का कार्य करता है। जठर रस में नमक के अम्ल, जठर रस में नमक के अम्ल, नमक का अम्ल किसे कहते हैं, चलिए पहले हम नमक का फॉर्मूला देखते हैं, NaCl। अब देखो NaCl किससे किससे बन रहा है, एक आपका NaOH हो गया और दूसरा क्या होगा, HCl। तो NaOH क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, और यह Cl क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, नमक का अम्ल, क्योंकि यह Cl NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। इसलिए नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये जठर रस में पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए क्षारीय पदार्थों को
आपस में मिलाकर के क्या करते हैं, उदासीन बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन तथा प्रोएंजाइम पाए जाते हैं। प्रोपेप्सिन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। स्टार्च जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मंड को पचाने का कार्य करते हैं। प्रोरेनिन ये दूध को, प्रोरेनिन ये क्या करता है, मिल्क, दूध को या दूध का थक्का बनाने का कार्य प्रोरेनिन नामक एंजाइम करता है। और प्रो एंजाइम क्या करते हैं, प्रो एंजाइम का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन्स को पचाते हैं। जो हम प्रोटीन्स नुमा भाग खाते हैं या हमारे भोजन का जो प्रोटीन का भाग होता है, ये उसको पचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और प्रोएंजाइम्स अलग अलग कार्यों को संपादित करने का कार्य करते हैं। इसी को यहाँ फिगर के द्वारा दिखाया गया। ये पूरा आपका अमाशय, यहाँ पे अग्नाशय, जहाँ से जठर रस क्या करता है, निकलने का कार्य करता है, जिसमें HCl पाया जाता है। और ये HCl वापस आकर के अमाशय में मिलता है, जहाँ पर पहले से क्षारीय जो भोजन आता है उसकी क्षारकता को ये दूर करने का कार्य करते हैं और उसे किस में परिवर्तित कर देते हैं, उदासीन में, जिससे हमारे शरीर को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। ये प्रोसेस आपका अमाशय में पाचन में हुआ। नोट कर लीजिए। ग्राड़ी में पाचन, ग्राड़ी में काइम, अधपचा भोजन, कुछ तो आपका पच चुका है और कुछ अधपचा भोजन है। में पहले पित्त रस, पहले ही आपको बताएं पित्त रस कहाँ से निकला, यकृत से। पित्त रस कहाँ से निकला, यकृत से। और इकट्ठा कहाँ हुआ, पित्ताशय में। इकट्ठा कहाँ हुआ, पित्ताशय में। निकल यकृत से रहा लेकिन इकट्ठा कहाँ हो रहा है, पित्ताशय में। तथा बाद में अग्नाशयिक रस, ये अग्नाशय नामक ग्रंथि जो है वहाँ से अग्नाशयिक रस निकलता है। पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। दो रस है यहाँ पे, एक रस आपका जठर रस था। जठर रस की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय, क्योंकि HCl था। और पित्त रस की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। इस प्रकार दोनों के दोनों क्या करते हैं, दूर होते हैं। अम्ल है तो क्षार से क्रिया होगा, क्षार है तो अम्ल से क्रिया होगा। यह भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। कौन, पित्त रस। पित्त रस भोजन की अम्लीयता को दूर करता है और जठर रस क्या करते हैं, भोजन की क्षारीयता को दूर करते हैं, क्योंकि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा HCl से और उदासीन हो जाएगा। फिर जो अम्ल आएगा वो आपका पित्त रस में उपस्थित क्षार से क्रिया करेगा, जिससे वो उदासीन हो जाएगा। अग्नाशयिक रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। ये जो ऊपर वाला पूरा भाग देख रहे हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, यकृत। जिसका काम क्या होता है, जो पित्त रस का क्या करता है, अस्त्राव करने का कार्य करता है। फिर देखिए यहां से निकला पित्त रस, इस पित्ताशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है। फिर यहां से आकर के इस ग्राड़ी में आता है और यहाँ अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशयिक रस। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस। फिर यहाँ पे पित्त नली, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया हो रही है, ग्राड़ी में आ रहा है अग्नाशयिक नलिका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा भोजन क्या करता है, पचने का कार्य करता है। अगला क्या है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, छोटी आंत, जिसमें भोजन का क्या होता है, पाचन, डाइजेशन इन इलम और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत
के रूप में होता है। जो छोटी आंत होता है उसमें जो वसा के कण होते हैं वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होते हैं। इस कारण उस पर एंजाइम का कार्य करना कठिन होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उनके ऊपर एंजाइम सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कार्य में पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करके सहायता करता है। यहाँ पे क्या करेगा, पित्त लवण जो होता है वो आपका क्या करता है, इन बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती हैं उन गोलिकाओं को छोटे छोटे भागों में बांटने का कार्य करता है। क्योंकि छोटे ही एरिया पर जो आपका सरफेस एरिया होगा छोटा होगा, उन्हीं पर एंजाइम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, कार्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी समीकरण को लेते हैं और वहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कुछ लिया जाता है तो वो उत्प्रेरक बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा हम इस्तेमाल करते हो। इसलिए जो एंजाइम होगा उसका जो दायरा होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। इसमें एंजाइम को क्रिया करने के लिए अधिक क्षेत्र बन जाता है। जो एरिया है वो क्या होगा, छोटा छोटा होने के कारण बढ़ जाएगा। क्षुद्रांत की भित्ति में आंत ग्रंथियों से आतरस अस्त्रावित होता है। आतरस अस्त्रावित होता है, यहाँ पे अस्त्रावित होना चाहिए, अस्त्रावित होता है। इसमें कई एंजाइम होते हैं जैसे इरेप्सिन, ये शेष प्रोटीन, इसके पहले भी प्रो एंजाइम था जो प्रोटीन को पचाया था। अब जो प्रोटीन बच गया है उसके पचाने के बावजूद उसे बचाने का काम कौन करेगा, इरेप्सिन नामक एंजाइम बचे हुए प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन से छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। या प्रोटीन की इकाई कहा जाए तो अमीनो अम्ल कहलाती है। ढेर सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और माल्टेज भी एंजाइम है जो माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में अपघटित करने का कार्य करता है। इनवर्टेज भी एंजाइम है। लैक्टेज भी एंजाइम है जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। और इनवर्टेज क्या करता है, ये इनवर्टेज सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में तथा लाइपेज ये वसा को पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। शेष वसाओं को ग्लिसरॉल, वसा की छोटी इकाई ग्लिसरॉल कहलाती है, तथा वसी अम्लों में बदल देते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा किसमें, छोटी आंत में या क्षुद्रांत में। अब इसके बाद जब भोजन पचने के करीब हो गया या पच रहा है तब भोजन का क्या होगा, अवशोषण। अब भोजन का क्या होगा, अवशोषण। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, भोजन का अवशोषण, क्योंकि जब तक अवशोषण नहीं होगा तब तक सभी कोशिकाओं में शरीर के भोजन की सप्लाई नहीं होगी। और जब तक भोजन की सप्लाई नहीं होगी तब तक ऑक्सीकरण प्रक्रिया के थ्रू या ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और तब तक वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। आहार नाल क्षुद्रांत में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर, विसरित मतलब फैल जाना या विसरण गति करना, एक भाग से दूसरे भाग में जाना, होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्टार्टिंग से ही आपको बताया गया कि रुधिर वो हमारे शरीर का वो भाग है जो परिवहन इकाई के रूप में काम करता है। और अगर किसी भी पदार्थ को पूरे शरीर में पहुंचाना है या भेजना है या बांटना है या फैला देना है तो उसे हम किस में मिलाएंगे, रुधिर में। उसे हम तुरंत रुधिर में अगर मिला दिया जाए तो वो हर कोशिकांग के हर कोशिका में आसानी से पहुंच जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण। पाचन के बाद जल में मिले पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य रुधिर करता है। पहले ही आपको बताएं, क्योंकि रुधिर का काम क्या है, परिवहन का। अमाशय की श्लेष्म कला होगी, ये यहाँ पे श्लेष्म कला होगी में यद्यपि कुछ लवण आदि का अवशोषण होता है, कुछ लवण
आदि का अवशोषण होता है, किंतु अधिकांश पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में ही हो जाता है। मतलब जो ढेर सारे पचे हुए भोजन होते हैं वो पच करके छोटी आंत में ही क्या करते हैं, अवशोषित होने का कार्य करते हैं। इस भाग का अवशोषण तल बढ़ाने के लिए क्षुद्रांत की दीवार में अनेक सूक्ष्म उभार होते हैं। जो क्षुद्रांत की दीवार है उसमें बहुत छोटे छोटे आपके उभार पाए जाते हैं और इन्हीं उभारों में भोजन के कण क्या करते हैं, अवशोषित होने का कार्य करते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घ रोम। रसांकुर या दीर्घ रोम जो भोजन के कणों को क्या करते हैं, अपने अंदर पचाने का कार्य करते हैं। रसांकुरों में रुधिर केशिकाओं तथा लसिका केशिकाओं में उपस्थित इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। रुधिर केशिकाओं के रुधिर में विसरण द्वारा अमीनो अम्ल, शर्कराओं, लवण तथा विटामिन का जल के साथ अवशोषण होता है। रुधिर में किसका किसका अवशोषण होगा, अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल मतलब किसका हो गया, प्रोटीन का। अमीनो अम्ल मतलब किसका हो गया, प्रोटीन का। शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो रोटी और चावल हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद लवण का, जो भी लवण युक्त हमारा पदार्थ होगा, नमक वगैरह, और विटामिन। ये सारे के सारे पदार्थ मिलते हैं किससे, जल से। ये सारे के सारे पदार्थ मिलते हैं किससे, जल से। और इनके जल में मिलकर लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है, अवशोषण। तो इस प्रकार भोजन का अवशोषण होता है। अब अवशोषण के बाद कोशिकाएं उसे क्या करती है, ग्रहण करती हैं। वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड। पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य, जीव द्रव्य वो भाग है हमारे किसी भी सेल का या किसी भी जीव का जो जीवन का क्या कहलाता है, जीवन का भौतिक आधार। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। जीवन का अगर भौतिक आधार देखा जाए जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। और इसे भौतिक आधार किसने कहा था, हक्सले। हक्सले नामक एक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था, क्योंकि जीव द्रव्य वो गाढ़ा तरल या लसलसा पदार्थ है जिसमें सारे कोशिकांग अपनी जगह पर स्थित होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे। इसकी खोज की थी जीव द्रव्य की पुरकिंजे ने, और हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था, जिसे अगर अपनी भाषा में हम देखें तो क्या कहते हैं, आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा शरीर से निकल गई तो हमारा शरीर क्या हुआ, मृत हो गया। तो अगर ये कंडीशन देखी जाए आत्मा वाली, तो आत्मा का निकलना मतलब शरीर का डेड हो जाना या मृत हो जाना। तो ये जो प्रोसेस आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। और इस तरह से जो जीव द्रव्य होगा वो भी क्या कहलाता है, इसी के फॉर्म में जाता है, इसी के फॉर्म में जाता है। जीव द्रव्य अगर सूख जाए या काम करना बंद कर दे, हमारी सेल डेड कर जाती है। और सेल के डेड करने से जीव भी डेड कर सकता है और हम खुद क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं। ये प्रक्रिया होती है। पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। लास्ट जो प्रोसेस है ये हमारा जीव द्रव्य, सपोज दैट। अब इसी में भोजन के कण क्या करते हैं, अवशोषित होकर के मिलने का कार्य करते हैं। लास्ट यही प्रोसेस है। इसके बाद भोजन की उपयोगिता खत्म हो जाती है और वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, भोजन का स्वांगीकरण। अगला प्रोसेस क्या है, मल विसर्जन या बहिक्षेपण। बहि मतलब बाहर, क्षेपण का मतलब निकालना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे मल विसर्जन की जो प्रक्रिया है, शरीर से अपचे पदार्थ जो पच नहीं पाता है। बहुत से भोजन के कण ऐसे होते हैं जो कितना भी एंजाइम शरीर का कार्य कर ले लेकिन वो पचा नहीं पाते हैं। तो उस अपचे पदार्थ या मल को बाहर निकालने की क्रिया
मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहलाती है। और ये किसके द्वारा होते हैं? गुदा द्वारा। ये किसके द्वारा होते हैं? गुदा द्वारा। क्योंकि अगर मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट है पाचन तंत्र का, मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट है पाचन तंत्र का, तो लास्ट का जो पार्ट आ रहा है गुदा द्वार, इसी को क्या कहते हैं? अंतिम सिरा कहते हैं। आहार नाल मुख से स्टार्ट होता है तो गुदा द्वार तक जाके क्या होता है? खत्म होता है। और वहीं से अपचे भोजन को हम मल के रूप में जो विष्ठा कहलाता है वहां से क्या करते हैं? बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगला क्या है? हमारे दांत। वो ध्यान से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण दांत ही होते हैं जो हमारे भोजन को क्या करते हैं? पचाने का कार्य करते हैं। दांतों का प्रकार। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या करते हैं? देख लीजिएगा, कृंतक कितने होते हैं? 2 जोड़ी, 2। और प्रत्येक जबड़े में जबड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला, जिसमें दांत क्या होते हैं? लगे रहते हैं। अर्धचंद्राकार दांत क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार अवस्था में पाए जाते हैं। ये होता है हमारा। और जो हमारे आदि मानव थे उनमें दांत किस प्रकार का था? यू आकार में पाया जाता था, जो हमारे आदि मानव थे। बट प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग हैं उनमें जो दांतों की आकृति वो कैसी है? अर्धचंद्राकार। इसी तरह से उनको क्या करते हैं? बाहर भी आपने निकाला हुआ देखा होगा, बहुत से लोगों के दांत टूट जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं और फिर उसको निकालने और बैठाने की भी क्षमता पाई जाती है। तो पहला जो होगा वो कृंतक होगा और इनकी संख्या कितनी है? 2 जोड़ी, कुल 4। 4 एक जबड़े में होंगे तो 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8। और इसका काम क्या है? भोजन को कुतरना। ये भोजन को क्या करते हैं? कुतरने का कार्य करते हैं। कुतरने का मतलब क्या कह सकते हैं? काटते हैं, धीरे धीरे काटने का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? रदनक। रदनक एक जोड़ी होगा, कुल 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया जाए तो कितना हो गया? 4। ये क्या करता है? भोजन को पकड़ना व चीरना। जो आपके ये सबसे बाहर के दांत दिखाई दे रहे हैं बीचों बीच, जो थोड़े से आकृति में बड़े भी होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, आप समझे गन्ना जैसे ईख कहते हैं या ऊख कहते हैं, उसे आपने खींचा होगा, उसको सक किया होगा, तो जब खींचते जाते हैं तो कौन सा दांत उपयोगी होता है? कौन सा दांत उपयोगी होता है? वही दांत रदनक, जिसकी सहायता से हम उसे पकड़ के क्या करते हैं? खींचने के प्रोसेस को पूरा करते हैं। वो प्रोसेस आपका एक जोड़ी में 2 होगा। और भोजन को पकड़ना, पहले उससे पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद क्या करते हैं? चीर देते हैं और चीर करके उसके गुल्ले को अलग करते हैं। ये प्रोसेस। फिर क्या है? अग्रचवर्णक। 2 जोड़ी, कुल 4। 4 का मल्टीप्लाई फिर कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो गया? 8। 2 जोड़ी, कुल 4। ये भोजन को क्या करता है? चबाता है। जैसे हम भोजन को मुख में रख लिए, अब धीरे धीरे इन्हीं की सहायता से भोजन को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते। लास्ट क्या आ गया? चवर्णक, जिसको मोलस कहते हैं। 3 जोड़ी, कुल 6। 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, बराबर 12। ये क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। लास्ट जो सिरा है हमारा, ये लास्ट में जो जा रहे हैं, ये लास्ट में जो आते हैं, यही अग्रचवर्णक या चौड़क होते हैं। दोनों का काम होता है भोजन को चबाना या भोजन को क्या करना? पीसना। तो कितना हो गया? 8 8 16, 4 20, 12 32। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास अगर दांतों की संख्या देखी जाए तो कितना हो गया? 32। तो इस तरह हमारे मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। तो ये था हमारे दांतों का प्रकार, प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या और दांतों का क्या कार्य है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन, जिसके बारे में डिस्कशन कल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्वसन है, जिसके बारे में डिस्कशन कल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।